आज के क्या कार्यक्रम रहेंगे सीएम साई के, आपको सबसे पहले ये बता देते हैं। मंत्रालय में मैराथन बैठकें करने वाले हैं आज सीएम विष्णुदेव साई। ओडिशा जाएंगे सीएम, एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। रात 10:40 पर रायपुर के लिए वापस रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई। आज ओडिशा दौरे पर जा रहे हैं, विशेष कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम। उससे पहले मंत्रालय में कई सारी अलग अलग बैठकें लेने वाले हैं। कई विभागों की आज बैठक होगी और मैराथन बैठकों के बाद ओडिशा के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम विष्णुदेव साई। वहां एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके बाद रात में करीब 10:30 बजे के बाद रायपुर के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज ओडिशा जा रहे हैं सीएम विष्णुदेव साई। ओडिशा दौरा बहुत ही खास रहने वाला है, विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो वहीं देखिए, रात में करीब 10:40 पर रायपुर की वापसी होने वाली है। ओडिशा के लिए आज रवाना होंगे शाम में करीब 7 बजे सीएम, और उससे पहले 1 बजे से 5 बजे तक मंत्रालय में कार्यालयीन कार्य करेंगे, अलग अलग बैठकें लेने वाले हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आज कौन कौन से विभागों की बैठकें होने जा रही है मंत्रालय में? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री जो है आज 12:30 बजे अपने निवास से निकलेंगे। उसके बाद जो है सबसे पहले वो मंत्रालय जाएंगे। मंत्रालय में जो है 1 बजे से 5 बजे तक जो है वो खुद अपने जो जितने विभाग हैं उनकी बैठकें लेंगे, उनमें जितने कार्य हुए उसकी जांच करेंगे, उसकी जो है पतासाजी करेंगे कि किस तरह के जो कार्य हैं उनके विभाग में चल रहे हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में किस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं उसकी भी वो जो है बैठक लेते दिखाई देंगे। 1 से लेकर 5 तक वो मंत्रालय में सारे अपने कार्य निपटाएंगे। उसके बाद वो वापस अपने निवास में जाके कुछ देर विश्राम करेंगे। विश्राम करने के बाद जो है आज मुख्यमंत्री उड़ीसा दौरे पे जा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जो है उड़ीसा दौरे पे आज जाते हुए दिखाई देंगे, जहां शाम के 7 बजे वो एयरपोर्ट से उड़ीसा के लिए रवाना होंगे। उड़ीसा में जाकर जो है वो एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होकर वहां शिरकत करेंगे। शिरकत करने के बाद जो रात 10 बजे है वहां से वो वापस लौटेंगे और अपने निवास में आके वापस विश्राम करेंगे। तो इस तरह से जो है आज मुख्यमंत्री का पूरा दिन रहने वाला है, जहां सबसे पहले तो वो ये पूरा जब 3 दिनों का डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस बीता है उसके बाद आज अपने जो कार्यकालीन बैठक है उसको लेंगे। जो कार्यकालीन कार्य बचे हुए हैं उसको पूरी तरह से खत्म करेंगे। मंत्रालय में पूरी तरह से उसकी एक जांच करेंगे किस तरह के कार्य छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। चाहे बात करें सभी विभाग की, तो सभी विभाग के जो कार्य हैं उनकी जांच करेंगे। उसके बाद जो है उड़ीसा दौरे पे जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए, आज का ओडिशा दौरा भी खास है, एक शादी में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभिषेक, फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए, आज कांग्रेस जो है वो निर्वाचन आयोग जाने वाली है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस निर्वाचन आयोग पहुंचेगी और एसआईआर को लेकर के अपनी बातें सामने रखने वाली है। दोपहर 12 बजे कांग्रेस के नेता आज कार्यालय पहुंचेंगे, विभिन्न मांगों पर अपनी राय रखने वाले हैं, अपनी बात रखने वाले हैं। एसआईआर का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है छत्तीसगढ़ में और इसी को लेकर के कांग्रेस भी सक्रिय है। बीते दिन दीपक बैज खुद गांव-गांव पहुंच रहे थे, डोर टू डोर जाकर लोगों के फॉर्म भर रहे थे और इसी तरह से विपक्ष ने अपने अपने बीएलओ भी यहां एक्टिव किए हुए हैं, जो लगातार निगरानी बनाकर रखे हैं एसआईआर के कामकाज पर। और इसी को लेकर के आज कांग्रेस के नेता निर्वाचन आयोग पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और देखिए, छत्तीसगढ़ में अब हाफ बिजली योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आज से 200 यूनिट हाफ बिजली योजना लागू होने जा रही है। उपभोक्ताओं की 200 यूनिट बिजली हाफ हो जाएगी। विधानसभा सत्र में सीएम विष्णुदेव साई ने ये घोषणा की थी और आज से उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलना अब से उपभोक्ताओं को शुरू होने जा रहा है। आज से 200 यूनिट हाफ बिजली योजना लागू हो रही है, यानी कि उपभोक्ताओं की 200 यूनिट बिजली अब हाफ हो जाएगी। विधानसभा सत्र में सीएम विष्णुदेव साई ने यह घोषणा भी की थी। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सीएम साई ने यह घोषणा की थी और आज से उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलने जा रहा है। कितने उपभोक्ता है जिससे लाभान्वित होंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब बिजली बिल घटाकर 100 यूनिट तक कर दी थी, 100 यूनिट हाफ बिजली योजना, उसके बाद कई जो है ऐसे क्षेत्र हैं जहां के मंत्रियों के उनके लोग लगातार शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद विधानसभा का विशेष सत्र रखा गया। उस सत्र में जो है ये फैसला लिया गया कि अब 100 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना को बढ़ाकर 200 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना कर दिया जाएगा, जिसके बाद खुशी की लहर जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिली थी।
उस दिन मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही थी कि लगातार जो है मंत्रियों के पास और जो विधायक गण है, जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास उनके क्षेत्र के लोग लगातार आके कह रहे हैं कि हमारा जो बिजली बिल है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, हाफ बिजली बिल योजना को थोड़ा बढ़ाया जाए। जिसके बाद ये कैबिनेट की विशेष सत्र जो हुई थी विधानसभा की, उसमें फैसला लिया गया और इसके चलते जो छत्तीसगढ़ के वो लोग हैं जिनका बिजली बिल कम आता है, जो बिजली बिल भरने में असमक्ष हैं, जिनका बिजली बिल के लिए पैसा कम पड़ता है, वो इससे बहुत लाभान्वित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ये समझिएगा कि लगातार जो कांग्रेस भी से सवाल खड़े कर रही थी उसका भी ये जवाब देने का एक तरीका हो गया, क्योंकि लगातार हमने देखा था जब बिजली बिल हाफ योजना को कम किया गया था तो लगातार कांग्रेस भी अपने सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन उसके बाद जब ये इसको 200 यूनिट कर दिया गया तो ये एक तरह से जवाब भी दिया गया कि जनता के लिए ही कार्य कर रहे हैं, जनता को ही लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ जो है सबसे ज्यादा बिल से राहत मिले और इसी को लेकर के इस योजना को लागू किया जा रहा है। अभिषेक, फिलहाल आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए साय कैबिनेट की बैठक 3 दिसंबर को होने जा रही है, यानी कि 2 दिन के बाद साय कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। मंत्रालय में सुबह 11 बजे से कैबिनेट बैठक होगी। धान खरीदी को लेकर के चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में लगातार धान खरीदी जारी है। ऐसे में जो पुलिसकर्मी है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो अवैध धान को रोकने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के कैबिनेट बैठक में भी चर्चा संभव है। 3 दिसंबर को सुबह 11 बजे से मंत्रालय में बैठक होने जा रही है। साय कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। बीजेपी युवा मोर्चा आज एक तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। राहुल टिकरेहा के नेतृत्व में 75 युवा रायपुर वापस लौटे हैं और युवाओं की वापसी पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शाम 4 बजे से इस यात्रा की शुरुआत होगी। रायपुर स्टेशन से जयस्तंभ चौक तक ये यात्रा निकाली जाएगी। तो वहीं यूनिटी मार्च में शामिल होकर के युवा टोली वापस लौटी है। बीजापुर, ये देखिए बीजेपी युवा मोर्चा जो है वो आज एक तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर विशेष आयोजन हो रहा है। 75 युवा यूनिटी मार्च में शामिल होने के बाद वापस रायपुर लौटे हैं और इसी उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली जाएगी। आईआईएम रायपुर में पिछले 3 दिनों से चल रही 60वीं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के समापन हो चुका है। कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों के डीजीपी और आईजी के साथ केंद्रीय सुरक्षा एजेंसीज के प्रमुख, खुफिया विभाग के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। दोनों ने इस कॉन्फ्रेंस की कमान संभाली। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार एक साथ छत्तीसगढ़ की जमीन पर अपने कदम रखे। छत्तीसगढ़ ने पहली बार डीजीपी और आईजी के सबसे बड़े मंच डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की। नवा रायपुर के आईआईएम परिसर में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें भी राज्यों के डीजीपी आईजी, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख, खुफिया विभाग के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने सम्मेलन के लिए 8 प्रमुख एजेंडे तय किए। सम्मेलन के पहले दिन 2 सत्र हुए, जिसमें वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों के लिए रणनीतियों पर चर्चा, आपदा प्रबंधन में पुलिस एवं नागरिक सुरक्षा पर चर्चा। दूसरा दिन 4 सत्र हुए, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा, महिला सुरक्षा में तकनीकी बढ़ोतरी पर मंथन, आतंकी गतिविधियों के रुझान, उत्तराधिकारी योजनाओं पर विशेषज्ञ चर्चा शामिल रही, जिसमें पुलिसिंग में एआई के इस्तेमाल पर चर्चा, देश के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस पर मंथन हुआ। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए डायल 112 की तरह देश भर में एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। इसमें भी खास बात यह है कि वे यहां सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर गए। छत्तीसगढ़, जो कि दशकों से नक्सलवाद के आतंक को झेलता आ रहा है, यहां का पुलिस प्रशासन जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई और विकसित प्रदेश के साथ साथ सुरक्षित प्रदेश के निर्माण का रोड मैप तैयार किया गया,
जिसके बाद प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस को सीजी के लिए सौभाग्य का विषय बताया। नवंबर महीना बहुत ही अच्छा रहा, कहे कि स्थापना दिवस भी हम लोग भव्यता के साथ मनाए, जिसमें भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोगों के बीच में थे। और अभी ये 3 दिन का डीजीपी कॉन्फ्रेंस हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और पूरे देश भर के डीजीपी और केंद्रीय सुरक्षा बल के जो हेड हैं, सब 3 दिनों तक देश में कानून व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन तक चली डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में देश की सुरक्षा का रोड मैप तैयार किया गया। सभी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों ने अपने कानून व्यवस्था, पुलिस सुधार के साथ नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद पर नकेल कसने के लिए प्रेजेंटेशन दिया, जिसके आधार पर एक राज्य के प्रेजेंटेशन को मॉडल स्टेट के रूप में स्वीकार किया गया। सुरक्षा एजेंसियों की जरूरतों, राज्यों के इनपुट और पिछली सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत देश भर की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने भी नवाचार की जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि देश भर में महिला सुरक्षा के लिए एक प्लेटफॉर्म बने। रायपुर में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री ने तारीफ की है। गृह मंत्री अमित शाह ने डीजी और आईजी की तारीफ की। गृह मंत्री अमित शाह ने आईबी को भी अप्रिशिएट किया है। तो वहीं देखिए, अमित शाह ने कहा, आप हर नुकसान से देश को बचाते हैं। मैं आपको 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से साधुवाद देता हूं। ऐसी संस्था है और आपका काम ऐसा है कि आप कितना भी बड़ा देश हित में काम करेंगे, कितने भी बड़े नुकसान से देश को बचाएंगे, आपको कभी यश नहीं मिलता। मगर मैं हृदय पूर्वक देश के 130 करोड़ की जनता की ओर से आज सूचना ब्यूरो के तपन डेका जी से लेके छोटे से छोटे कर्मचारी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि स्पीकर हाउस नया रायपुर में हुई इस सहपरिवार मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने परिवार, बच्चों के साथ आत्मीयता से समय बिताया। रमन सिंह ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर परिवार से मिलने आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। आगे बढ़ेंगे और देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने की पहल की जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से। मंत्रालय में अब आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम अनिवार्य होगा, यानी कि आधार के आधार पर ही अब बायोमेट्रिक सिस्टम होने जा रहा है। सरकार ने आज से नई उपस्थिति प्रक्रिया लागू की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश भी जारी किए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति अब आधार बायोमेट्रिक से ही की जाएगी। प्रेजेंट लगाने के लिए अब बायोमेट्रिक ही अनिवार्य होगा। मंत्रालय में आने जाने का समय रिकॉर्ड किया जाएगा और इसकी उपस्थिति की जो आधार है वो बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जरिए ही होगा। मंत्रालय में सभी के आने जाने का समय रिकॉर्ड किया जाएगा बायोमेट्रिक प्रक्रिया। दक्षिण बस्तर में चलाए जा रहे पुनः मनोरेल ने पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान ने बड़ी सफलता हासिल की है। दंतेवाड़ा में अभियान के तहत 65 लाख रुपए के इनामी सहित 27 सक्रिय माओवादी और 10 मिलिशिया सदस्य यानी कि कुल 37 नक्सलियों ने समर्पण किया है और मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पित माओवादी विभिन्न हिंसक गतिविधियों में शामिल थे, जैसे पुलिस पर हमला करना, आईईडी लगाने की योजना, ग्रामीणों को संगठन में जोड़ना और प्रचार प्रसार और भय के माहौल से बाहर निकलकर समाज की मुख्यधारा में जुड़ने की इच्छा जताई है। ये वही नक्सली है जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? नंदू मंडावी। कैसा लग रहा है समर्पण करके? अभी अच्छा लग रहा है। तो अभी समर्पण करने के बाद पुलिस बनोगे कि दूसरा काम करोगे? गांव जाओगे? गांव जाके खेती बाड़ी करेंगे। खेती बाड़ी जी ठीक है। और भी नक्सली है, उनसे बातचीत करेंगे। तो वहाँ हथियार चलाते थे दादा आप? यूबीएल चला रहा था। यूपीजीएल चलाते थे। तो कितना इनाम था? मेरा 1 लाख। तो अब कैसा लग रहा है समर्पण करने के बाद? ठीक लग रहा है। यहाँ आत्मसमर्पण करते हुए अगर जाके खेती बाड़ी करें। 37 जो नक्सली है इनमें 8 लाख के 4 इनामी नक्सली हैं और
टोटल 65 लाख के इनामी नक्सली है, जिसमें 27 नक्सली जो है इनामी है। अब बाकी जो है 10-10 हज़ार का प्रोत्साहन राशि दिया गया है। तो एक बड़ी सफलता दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष हाथ लगी है। विस्तार न्यूज़, लुभम निर्मल, दंतेवाड़ा। और देखिए, नक्सलियों के सरेंडर पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी एक पोस्ट शेयर किया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, 37 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का कदम उठाया। बस्तर की धरती अब शांति और विकास की ओर आगे बढ़ रही है। ये पोस्ट सामने आया है सीएम विष्णुदेव साय का, जिन्होंने 37 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद ये पोस्ट किया है और इस पर लिखा है कि अब बस्तर की धरती शांति की ओर बढ़ रही है, अब विकास भी तेजी से होगा। समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का महत्वपूर्ण कदम इन नक्सलियों ने उठाया। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर है रायपुर से, जहां तालाबों को बचाने की कवायद तेज हो गई है। आज वेटलैंड अथॉरिटी की बैठक होगी। तालाबों के 50 मीटर के दायरे में निर्माण पर ऐतराज है। नगर निगम अफसरों को जवाब के लिए तलब किया गया है। करबला तालाब में प्रतिबंधित क्षेत्र में भी निर्माण किया गया, उस पर आपत्ति जताई जा रही है। राजधानी रायपुर में अब तालाबों को किस तरह से बचाया जाए, उसको लेकर के अब यहां कोशिशें तेज हो रही हैं और आज इसी के चलते वेटलैंड अथॉरिटी की भी बड़ी बैठक होगी। आगे बढ़ेंगे और खबर है बलौदा बाजार से, जहां संस्कार हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीएम और बीएमओ की छापेमारी में अनियमितताएं उजागर हुई हैं। 3 साल से बिना रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल संचालित हो रहा था। 12वीं पास युवक यहां मरीजों का ऑपरेशन करता था। ना योग्य डॉक्टर हैं, ना ही स्टाफ है, फिर भी बड़े ऑपरेशन किए गए। गर्भवती की मौत के बाद अब ये इस मामले की कार्रवाई और तेज हो चुकी है। बलौदा बाजार में संस्कार हॉस्पिटल पर कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान कई सारी अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 12वीं पास युवक मरीजों का यहां ऑपरेशन कर रहा है, इलाज कर रहा है। और देखिए, बस्तर ओलंपिक की भी तैयारियां छत्तीसगढ़ में तेज हैं। बस्तर ओलंपिक का संभागीय स्तरीय आयोजन होगा। 11 से 13 दिसंबर तक ये आयोजन होने जा रहा है। जगदलपुर में होगा संभाग स्तरीय आयोजन। जिला स्तरीय 3000 विजेता खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और करीब 500 नक्सल पीड़ित भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। पुनर्वासित नक्सली भी प्रतियोगिताओं का हिस्सा बनने वाले हैं। बस्तर ओलंपिक की तैयारियां काफी तेज हो चुकी हैं। इसको लेकर के दोनों ही डिप्टी सीएम ने एक बड़ी बैठक भी की थी, जिसके बाद अब बस्तर ओलंपिक का संभाग स्तरीय आयोजन होगा। 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक ये आयोजन किया जाएगा। और देखिए, रायपुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच होने जा रहा है। 3 दिसंबर को राजधानी रायपुर में ये शानदार मुकाबला होगा। दोनों ही टीम्स आज शाम रायपुर पहुंच जाएंगी और कल दोनों ही टीमें प्रैक्टिस करती हुई नजर आने वाली हैं। पहले मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है और इसके साथ ही अब 3 मैचेस की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे चल रही है। दूसरा मुकाबला रायपुर में खेला जाएगा 3 दिसंबर को। 3 तारीख को सभी खिलाड़ी यहां खेलते हुए नजर आएंगे राजधानी रायपुर में, जिसके लिए आज ही दोनों ही टीम्स रायपुर पहुंच जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर है कवर्धा से, जहां रविदास नगर क्षेत्र में एक निजी मकान में चल रही प्रार्थना सभा को लेकर हंगामे की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही स्थानीय हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि पिछले कई रविवार से इस मकान में नियमित रूप से चंगाई सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से करीब 100 लोग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल तुरंत ही मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को समझाकर बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। आगे बढ़ेंगे, गौरेला पेंड्रा मरवाही में जमीन रजिस्ट्री और गाइडलाइंस दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ जिला कांग्रेस ने पेंड्रा के दुर्गा चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया। नवनियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्ष गजमती भानु के नेतृत्व में हुए विरोध में पूर्व विधायक डॉक्टर के ध्रुव ने बढ़ी दरों को जन विरोधी बताया और आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन कई जिलों में भी अभी भी जारी है। जो हमारी कांग्रेस की सरकार में जो सत्ता जो यहाँ बैठी है, जिसको लोगों का ना सुख दिख रहा है ना दुख दिख रहा है, एक प्रकार से पूरी तरीके से अंग मुंह बघीर सरकार लोगों के नाम काट रही है, लोगों के अधिकार छीन रही है, राशन कार्ड छीन रही है। अभी हम लोग किसान लोग बीज खाद के लिए तरस गए।
इस पुतला दहन के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ पे जब से आपकी भाजपा सरकार यहाँ पे स्थापित हुई है तब से हमारे छत्तीसगढ़ की जनता बहुत परेशान है। जो जमीन की दर जो रजिस्ट्री में बढ़ गई है, भाजपा सरकार की जो ये निर्णय लिया गया उसके विरोध में आज ये पुतला दहन, मुख्यमंत्री का पुतला दहन का ये कार्यक्रम रखा गया। और ये जो सुशासन की नीति करके प्रचार कर रहे हैं, वास्तव में एक कुशासन की नीति है जो सभी किसान, गरीब, महिला, छात्र सभी परेशान हैं। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर मिल रही है धमतरी से, जहां नरहरा जलप्रपात से एक युवक लापता हो गया है। रायपुर से नरहरा जलप्रपात घूमने के लिए युवक पहुंचा हुआ था। दोस्तों के साथ घूमने के लिए युवक जलप्रपात गया था और नहाने के दौरान गहरे पानी में युवक चला गया है। करीब 20 फीट गहरे पानी में युवक चला गया था। लापता युवक तोरण नायक रायपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जो नरहरा जलप्रपात अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया था और जब यहां नहाने के लिए पहुंचा तो अचानक से पानी में बह गया और करीब 20 फीट गहरे पानी में युवक चला गया है। फिलहाल लगातार उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो दूसरी तरफ इस कड़ाके की ठंड की वजह से लोग मौसम का मजा लेने के लिए भी यहां पहुंच रहे हैं और इसके लिए यहां के युवाओं ने खास तैयारी की है। पर्यटक बूम फायर के बीच ठंड का खूब मजा ले रहे हैं। हमारे संवाददाता दिलीप जायसवाल ने मैनपाट पहुंचकर ये रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और भयानक ठंड है। बर्फ जमने की स्थिति हो गई है और मैं इस वक्त कैंपिंग टेंट के अंदर हूँ। देखिए कंबल वंबल सब, क्योंकि पैर में भी ठंड लग रहा है। इसीलिए पूरी तरीके से अगर आप मज़ा लेना चाहते हैं मैनपाट में आकर तो ऐसे कैंपिंग टेंट में आपको रुकना चाहिए। और मैं आपको बाहर चलिए दिखाता हूँ कि किस तरीके से माहौल है। जैसे जैसे रात ढलता है लोग पर्यटक यहाँ पे पहुँचते हैं और सबसे बड़ी बात है काफ़ी किफ़ायती है। अगर आप किसी महंगे होटल में जा रहे हैं तो 2000-2500 रुपये लगेगा एक व्यक्ति के रुकने के लिए। यहाँ पर आप 2 लोग मात्र 1000 रुपये में ऐसे टेंटिंग कैंप के अंदर रुक सकते हैं। जो इतना ही नहीं, यहाँ पर म्यूजिक के सारे सिस्टम हैं वो लगाए गए हैं और आकर्षक तरीके से पूरे परिसर को सजाया गया है। इधर देखिए एक पेड़ है, इस पेड़ को किस तरीके से आकर्षक लाइटिंग के साथ सजाने की कोशिश की गई है, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में यहाँ पर आग तापना बहुत जरूरी हो जाता है और अगर इस तरीके से आप बैठिए या फिर चेयर में बैठिए और आग का मजा लीजिए मैनपाट में पहुंचने के बाद तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और यही वजह है कि अंबिकापुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है ये पूरा मैनपाट का जो इलाका है। मैं एक अनुमानित आपको खर्च बताया, 1000 रुपये में 2 लोग रुक सकते हैं, ठंड का अच्छा मजा ले सकते हैं। हाँ, लेकिन गर्म कपड़ों के साथ आप आइएगा तो और भी अच्छा रहेगा। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, मैनपाट, सरगुजा।